हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश हिस्मत। दिस इज अर्पिता मित्तल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल लेक्सिकॉन, लिंग्विस्टिक्स, डायलेक्ट, सिमेंटिक्स, क्लीशे, इंटोनेशन, फ्रेज, क्लोज, ओरल, मल्टीलिंगुअल, कॉनोटेशन, एनोटेशन, ईएसएल एंड मेनी मोर। हम ऐसे वर्ड्स पढ़ेंगे जो कि हमारी लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं और इनकी मीनिंग समझेंगे, उनके एग्जाम्पल्स देखेंगे ताकि हमारे माइंड में वो इंस्टॉल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द क्लिप। फ्रेंड्स, फर्स्ट वर्ड है लेक्सिकॉन। यहाँ पर लेक्सिकन नहीं बोलना है, इट्स लेक्सिकॉन। ब्रैकेट में प्रोनाउंसिएशन रिटन है। लेक्सिकॉन मतलब होता है किसी, जैसे मैं हूँ, कोई पर्सन है, मेरे को जितनी वोकैबुलरी आती है उसको मैं बोलूंगी कि मेरा लेक्सिकॉन इतना है। या फिर कोई लैंग्वेज है जैसे कि इंग्लिश, उसकी जितने सारे वर्ड्स उस लैंग्वेज में हैं, जितनी वोकैबुलरी उसकी है, उसको बोलेंगे लेक्सिकॉन। या फिर कोई ब्रांच ऑफ नॉलेज है, जैसे साइंस है मान लो, तो साइंस में जितने भी रिलेटेड टर्म्स होंगे साइंस से रिलेटेड, वो सारी वोकैबुलरी जो होगी उसको बोलेंगे लेक्सिकॉन। साइज ऑफ द इंग्लिश लेक्सिकॉन इज ह्यूज। कोई भी लैंग्वेज हुई, उसका जो साइज होगा उसके लेक्सिकॉन का, वो बहुत बड़ा होगा। साइज ऑफ इंग्लिश लेक्सिकॉन का मतलब वर्ड्स जो होंगे उसके अंदर वो बहुत सारे होंगे। आप डिक्शनरी भी बोल सकते हैं लेक्सिकॉन को। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स मतलब होता है रिलेटिंग टू लैंग्वेज, लैंग्वेज से रिलेटेड। I am looking to take a linguistic course so I can learn a foreign language before I go to a new country. मैं एक लिंग्विस्टिक कोर्स यानी लैंग्वेज से रिलेटेड कोर्स लेने के लिए देख रही हूँ कि कौन सा लूँ, ताकि मैं एक फॉरेन लैंग्वेज सीख सकूँ जब मैं एक न्यू कंट्री में जाऊँ उससे पहले सीख सकूँ। तो लिंग्विस्टिक का यहाँ पर क्या मतलब है, रिलेटिंग टू लैंग्वेज। जहाँ पर भी आप ये वर्ड देखो लिंग्विस्टिक, समझो लैंग्वेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट वर्ड जो हम बहुत देखते हैं यूट्यूब वीडियोस में या फिर गूगल करते हैं, तो ESL हमारे सामने आता है। What does it stand for? It stands for English as a second language. हमारी फर्स्ट लैंग्वेज होती है हमारी मदर टंग, यानी कि नेटिव लैंग्वेज। जैसे हमारी क्या है, हिंदी है, और सेकेंड लैंग्वेज जो होगी हमारी इंग्लिश है, तो उसको हम ESL बोलते हैं। So English is must channel provides you ESL courses to help students learn English. तो हम ऐसे कोर्सेज ESL यानी कि इंग्लिश की सेकेंड लैंग्वेज की तरह कोर्स प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो इंग्लिश सीख सके। नेक्स्ट वर्ड है बायलिंगुअल। बाय मीन्स हमें पता है, बाय एक रूट वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, दो, टू। तो यहाँ पर लिंगुअल, बायलिंगुअल से सोचो क्या होगा कि जो इंसान दो लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सके। For example, when you will be able to speak English fluently, you will be a bilingual. जब आप भी इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकेंगे तो आप अपने आप को बाइलिंगुअल बोल सकते हैं, क्योंकि आप हिंदी में भी फ्लुएंट है और इंग्लिश में भी फ्लुएंट है। नेक्स्ट वर्ड मल्टीलिंगुअल। मल्टी मतलब क्या होता है, मल्टी कलर हमने सुना है, मतलब बहुत सारे। तो जो बहुत सारी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली बोल सकता है उसे बोलेंगे मल्टीलिंगुअल। My uncle has worked in many countries. Now he knows different languages. He is a multilingual. उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज में काम किया है, इसलिए वो मल्टीलिंगुअल है, क्योंकि उन्हें बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस आती हैं। नेक्स्ट वर्ड, इसको लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं, वोवल बोलते हैं कुछ लोग, बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज वाउल। वाउल, a speech sound made with your mouth fairly open. अब इसमें हम लोगों ने ना बचपन से हमें ये सिखाया गया कि वाउल होते हैं AEIOU, बट ये नहीं है। इनकी जो साउंड होती है, हम क्या करते थे कि फर्स्ट लेटर देख लेते थे नाउन का, अगर AEIOU में से है तो हम वाउल उसको बोल देते थे, बट इट्स रॉन्ग। इसकी होती है कि जब हम बोल रहे हैं कोई भी हम लेटर बोल रहे हैं, तो उस वक्त अगर हमारा मुंह बहुत ज्यादा ओपन, फेयरली ओपन है, तो होता है वो साउंड जो निकलती होती है वाउल। और जब फेयरली क्लोज्ड होता है, थोड़ा सा क्लोज होता है, तो होती है कॉन्सोनेंट। सो इसका एग्जांपल, कैन यू डिस्टिंग्विश बिटवीन वाउल एंड कॉन्सोनेंट। अब आप कर सकते होंगे डिस्टिंग्विश।
ओरल एंड ओरल, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। AURAL से रिलेटेड का मतलब है सुनने से रिलेटेड। The musical play was a wonderful visual and oral experience. जो प्ले था वो बहुत ही देखना देखने विजुअल क्या होता है, विजन से बना ये वर्ड, देखने से रिलेटेड, और ओरल बनता है लिसनिंग से रिलेटेड। तो देखने और सुनने का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और जो नेक्स्ट वर्ड है ओरल, वो होता है बोलने से रिलेटेड। द ब्रदर्स रीच्ड एन ओरल अग्रीमेंट रिगार्डिंग their शेयर्ड प्रॉपर्टी। तो उन्होंने कैसी अग्रीमेंट की, रिटर्न के बजाय उन्होंने ओरल की, मतलब बोल कर की। तो अगर आपको ये याद रखना है ORAL वाला, तो आप ये याद करें, ओरल हाइजीन मेंटेन करें। डॉक्टर्स डेंटिस्ट बोलते हैं ना ओरल हाइजीन मेंटेन करें, तो मतलब कि इन्फेक्शन ना होने दे अपने मुंह में, ब्रश करे बार बार। तो वहां से उनका क्या मतलब है कि माउथ को आप सही रखें, बोलने से रिलेटेड। एक्सेंट, एक्सेंट मतलब जैसे ब्रिटिश एक्सेंट होता है, एक होता है अमेरिकन एक्सेंट, दोनों अपने आप में डिफरेंट है। इंडियन एक्सेंट भी होता है इंग्लिश का। तो एक्सेंट को क्या बोलेंगे, एक डिस्टिंक्टिव वे, मतलब एक बहुत स्पेशल या अलग वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ लैंग्वेज। लैंग्वेज सेम है लेकिन उसको प्रोनाउंस करने का तरीका अलग अलग है सबका। तो वो एक कंट्री में जो एक तरीका यूज होता है उसको बोलेंगे वहां का एक्सेंट। आर्केइक, आर्केइक मतलब होता है ओल्ड, लेकिन लैंग्वेज यानी लिटरेरी टर्म्स में अगर हम इसे पढ़े तो इसका मतलब होता है नो लॉन्गर इन एवरीडे यूज, मतलब वो अब वर्ड यूज नहीं हो रहे हैं। जैसे कुछ वर्ड्स हम गूगल पर टाइप करते हैं तो उनके नीचे पहले तो उनकी डेफिनेशन आती है, फिर नीचे आता है ये वर्ड लिखा हुआ आर्केइक, जो पिक्चर में हाईलाइटेड है। तो इस वर्ड का क्या मतलब है कि जो अब ये डेफिनेशन आर्केइक के नीचे दी हुई है उस पर्टिकुलर वर्ड की, वो अब यूज नहीं होती। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स, जो कि मेन वर्ब्स के साथ यूज होती है। फॉर एग्जांपल इज, एम, आर, वाज, वर, विल, शैल। मॉडल वर्ब्स भी इसमें आती हैं। फ्रेज क्या होता है, फ्रेज और क्लोज हमने बहुत सुना है, बट एक्चुअल में क्या होता है ये फ्रेज? देखो, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसका मीनिंग हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, मतलब सब्जेक्ट नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं होगी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। जैसे एग्जांपल में देखते हैं इन द गार्डन, इसमें गार्डन यानी कि नाउन तो है हमारे पास, वर्ब नहीं दिख रही है कहीं भी। तो इसका मतलब हो भी सकता है इन द गार्डन, हम समझ रहे हैं गार्डन में, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये होगा फ्रेज। Whereas a clause is a group of words which has a meaning and it makes the subject verb combination. इसको मैंने हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इन दोनों में यही डिफरेंस है कि क्लॉज का मीनिंग तो होता है प्लस उसका सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी बनता है। जैसे आई सेट ऑन अ वॉल, यहाँ पर आप सब्जेक्ट भी देख रहे हैं आई और वर्ब भी देख रहे हैं, सिट की सेकेंड फॉर्म सैट, तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसीलिए ये होगा हमारा क्लोज। कॉनोटेशन, कॉनोटेशन बहुत अच्छा वर्ड है, हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब है जैसे एक वर्ड होता है ब्लू, ब्लू का मतलब सबको पता है क्या होता है, नीला, लेकिन इसके अलावा भी इसका एक और मतलब होता है, उसको बोलेंगे उसकी कॉनोटेशन। क्या होता है उसके अलावा उसका मतलब? जब कोई सैड होता है तो हम बोलते हैं शी इज फीलिंग ब्लू। तो जब एक पर्टिकुलर वर्ड के दूसरा मीनिंग, एक हिडन मीनिंग होता है जो कि वो सजेस्ट करता है, तो उसको बोलेंगे उसकी कॉनोटेशन। जैसे आप रेड कलर है, उससे आप समझ सकते हैं या तो वॉर से रिलेटेड है या फिर लव से रिलेटेड है, तो वो उसकी कॉनोटेशन हो जाती है। एक और होता है एनोटेशन। एनोटेशन होता है एक कमेंट या फिर नोट जो कि हम एक डॉक्यूमेंट के साथ ऐड करते हैं। The editor will leave an annotation or comment near every correction she makes in the manuscript. तो एडिटर जो है हर एक करेक्शन करते टाइम एक एनोटेशन या फिर एक कमेंट ऐड करेगा ताकि लोग समझ सके। अभी एग्जांपल देखते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो आप यहाँ पर जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं 3, ये एनोटेशंस हैं, मतलब यहाँ पर हमने एक कमेंट ऐड करा है पर्टिकुलर चीज के रिलेटेड। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर मतलब एक ऐसे वर्ड्स
जो कि नाउन से पहले यूज होते हैं, कुछ ये दिखाने के लिए कि किस नाउन को हम रेफर कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को रेफर कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन द फ्रेजेस माई बेबी एंड दैट वुमन, द वर्ड्स माई एंड दैट आर डिटर्मिनर्स. माई बेबी है, इसमें बेबी नाउन है हमारा, सबको पता है, पर कौन से वाला? तो माई. माई क्या है? डिटर्मिनर. दैट वुमन, वुमेन सबको पता है नाउन है, पर कौन से वाली वुमेन? दैट. दैट से हमें पता लग रहा है दैट पर्टिकुलर वुमेन. तो जो दैट है वो हमारा क्या होगा? डिटर्मिनर होगा. इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप्स के डिटर्मिनर्स होते हैं. आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स, क्वांटिफायर्स एंड पजेसिव्स. ये हम डीपली नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में, बस हम थोड़ा एक इंट्रो ले लेते हैं कि आर्टिकल्स में हमें पता है ए एंड द होता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव्स में हमें दिस दैट दीज दोज होते हैं, क्वांटिफायर्स में ऑल, फ्यू, मैनी, पजेसिव में माय, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर. तो ये हम किसी नेक्स्ट वीडियो में सब कवर करेंगे ग्रामर की. चलिए आगे चलते हैं. डायलेक्ट. डायलेक्ट मतलब क्या होता है? बोली. लैंग्वेज और डायलेक्ट में बहुत फर्क है. जैसे पंजाबी एक लैंग्वेज है, लेकिन हरियाणवी एक डायलेक्ट है. हरियाणवी एक प्रॉपर लैंग्वेज नहीं है. हरियाणवी क्या? एक बोली है. बहुत सारी बोली होती है इंडिया में भी, हर जगह होती है. तो जब आपको बोली बोलना हो तो आप लैंग्वेज वर्ड का यूज ना करें, आप यूज करिए डायलेक्ट. तो डायलेक्ट क्या होता है? जो एक स्पेसिफिक रीजन में पिक्यूलियर होती है वो लैंग्वेज. पिक्यूलियर मतलब स्पेशल होती है, वहां की अलग टाइप की लैंग्वेज होती है. हरियाणवी इज द डायलेक्ट ऑफ वेस्टर्न हिंदी ग्रुप. तो वेस्टर्न हिंदी ग्रुप का जो डायलेक्ट हरियाणवी जो है वो वहाँ की डायलेक्ट है, बोली है, ना कि लैंग्वेज है. प्रीफिक्स और सफिक्स. प्रीफिक्स वो होते हैं जो रूट वर्ड से पहले यूज होते हैं. जैसे हैप्पी से पहले हमने अन यूज किया है, एबिलिटी से पहले हमने इन यूज किया है, रिस्पेक्ट से पहले डिस. तो ये सब क्या है? हमारे अन, इन, डिस प्रीफिक्स. और सफिक्स एट द एंड जो यूज होते हैं. रीड के बाद er, थिंकिंग में ing, अरेंज में मेंट. तो ये सारे सफिक्सेस हैं जो कि एक न्यू वर्ड बनाते हैं दोनों ही. सिमेंटिक्स मतलब होता है किसी वर्ड या किसी फ्रेज या किसी टेक्स्ट का मीनिंग. Tim is great at learning the semantics of the English language but still needs practice in syntax. मतलब जो टिम है, जो पर्सन टिम की बात कर रहे हैं, वो सिमेंटिक्स में अच्छा है, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स है उनकी मीनिंग उसे अच्छे से पता है, बट वो ग्रामर में रह गया. मतलब उसको प्रैक्टिस कहाँ चाहिए? सिंटैक्स में. सिंटैक्स क्या होता है? ग्रामर. Syntax, rules of word order and word combinations in order to form phrases and sentences. तो ये इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन में मत जाओ, आप समझ जाओ सिंटैक्स मतलब ग्रामर. वर्ड चॉइस जो होती है कि जैसे सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है, तो ये एक कॉम्बिनेशन है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा. ये इसका सिंटैक्स है इस प्रॉपर लैंग्वेज का. या फिर आप कह सकते हो जैसे ही के बाद डू नहीं आएगा, डज आएगा. तो ये सारे क्या है? नंबर भी मैच करना है, टेंस भी मैच करना है. तो ये सब किस में आते हैं? हमारे सिंटैक्स में आते हैं. नेक्स्ट वर्ड है क्लिशे. क्लिशे मतलब होता है कुछ ऐसा फ्रेज या कुछ ऐसा ओपिनियन जो कि बहुत बार यूज हुआ पहले, लेकिन अब नहीं होता इतना यूज. अब उसकी मीनिंग जो है वो अब बहुत ही कॉमन हो गई है. अब ओरिजिनल थॉट नहीं आता उसके अंदर से. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदी में हम यूज करते थे बेटी तो पराया धन है, पर अब नहीं बोलते ये लोग, पहले बोला करते थे 20 साल पहले. तो तब के टाइम का ये फेमस क्लिशे था, बट अब नहीं है. इंटोनेशन, हाउ वी चेंज द पिच एंड साउंड ऑफ आवर वॉइस व्हेन स्पीकिंग. इंटोनेशन मतलब जैसे मैं अभी कोई सेंटेंस बोल रही हूँ तो एक वर्ड पे मैंने बहुत स्ट्रेस दिया. फॉर एग्जाम्पल, द व्यू इज ब्यूटिफुल, इजंट इट. व्यू इज ब्यूटीफुल बोलते वक्त मैं नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, बट जैसे ही मैंने बोलना था इजंट इट, तो मैंने अपने इजंट इट वाले वर्ड्स पर बहुत स्ट्रेस दिया, तो मेरी वॉइस में एक राइज आया, बढ़ी मेरी वॉइस. तो उसको बोलते हैं इंटोनेशन. कि जब बढ़ती है या घटती है वॉइस तो उसको बोलते हैं इंटोनेशन. जैसे टीचर्स बहुत यूज करते हैं इंटोनेशन कि जैसे क्वेश्चन टैग्स होते हैं उनमें बहुत यूज होता है. टीचर्स भी बोलते हैं ना इजंट इट, तो यहाँ पर उन्होंने बहुत जोर दिया अपनी पिच को, पिच ऑफ द वॉइस की, तो वो होती है हमारी इंटोनेशन.
स्कैन मतलब होता है कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को बस रीड करना बहुत जल्दी। जैसे एक पूरा बहुत बड़ा पेज है, लेकिन आपको सिर्फ अपना रोल नंबर चाहिए, उसके अंदर बहुत सारे रोल नंबर्स लिखे हुए हैं, आपको सिर्फ अपना चाहिए, तो आप जल्दी से स्कैन करेंगे। ठीक है, शी स्कैन थ्रू द लिस्ट टू फाइंड हर नेम, उसे अपना नाम चाहिए था, इसलिए उसने सिर्फ स्कैन किया। बट जब हम एक जनरल आइडिया या जनरल इंफॉर्मेशन क्विकली रीड करते हैं तो उसको बोलते हैं स्किम। जैसे आपने ये सुना होगा स्किमिंग द मिल्क, मिल्क के ऊपर की मलाई निकालने को बोलते हैं स्किम द मिल्क। तो इसका क्या मतलब है कि ऊपर से मेन जो है दूध का पार्ट वो निकाल लो, वहीं से ये वर्ड निकला है स्किम। स्किमिंग मतलब होता है एक पूरा पैराग्राफ है, आपको सिर्फ एक मेन आइडिया निकालना है, तो उसको बोलेंगे स्किमिंग। Not having enough time to read all of the assigned chapters, I decided to skim through the pages. मतलब मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सारे चैप्टर्स को रीड करूं, मैंने बस उनको स्किम करना सही समझा। स्किम करना मतलब बस मेन आइडिया मुझे मिल जाए ताकि मैं पेपर में लिख सकूं। सो गाइज ये थे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू लैंग्वेज। वर्ड ऑफ द डे है बिस्मर्च, मतलब किसी की रेपुटेशन को डैमेज करना, किसी को नीचा दिखाना, किसी की रेपुटेशन को खराब करना। He had besmirched the good name of his family. उसने अपनी फैमिली का नाम डुबो दिया। तो नाम डुबोने को क्या बोलेंगे? Besmirch. Thank you guys for watching this video. Like and subscribe my channel to get the latest updates of the upcoming videos. And please share it with your friends and relatives. Have a nice day.